इविडियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज समान अध्ययन का एक और सेट लेकर आपके सामने आया हूँ। ये सेट संख्या आपका 10 है। कितना है? सेट संख्या आपका 10 है। अब इसके बारे में 50 क्वेश्चन इस सेट में है, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत सारी जानकारियाँ इस क्वेश्चन के द्वारा मिलेगी। एविडियंट क्लासेस यूट्यूब पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एविडेंट क्लासेस को। ये आपको झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, इंडियन रेलवे, एसएससी, इसके अतिरिक्त बहुत सारी एग्जामों के लिए जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ इम्पोर्टेंट रहती है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग जो होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है आपका देव प्रयाग में। कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां देव प्रयाग में मिलती है, जो टेहरी गढ़वाल में है। जो कहाँ है? टेहरी गढ़वाल में है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, जहाँ पे आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है गंगा में, वो स्थान आपको कहलाता है देव प्रयाग। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का आपको नाम बताना है। तो कौन सा अनुसंधान केंद्र है इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है, जो दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है। लोक चित्रकार की शैली क्या नाम है? मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये बिहार राज्य में प्रचलित है। मधुबनी पेंटिंग यानी कि मिथिला क्षेत्र में मूलतः उत्तर बिहार की परंपरागत चित्रकारी शैली है, जो कि मधुबनी के साथ साथ उत्तर बिहार के बहुत से जिलों में बनाया जाता है। भारत में सबसे योजनाबद्ध तरीकों से जो बसा शहर है वो है आपका चंडीगढ़। कौन सा है शहर? चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा प्लान्ड सिटी है। वैसे अब स्मार्ट सिटी के निर्माण की प्रक्रिया हमारे देश में प्रारंभ हो गई है, और हमारे देश में अभी स्मार्ट सिटी की जो संख्या है वो 100 है, और 100वां स्मार्ट सिटी जो है वो शिलोंग है। कौन सा है? शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लक्षद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीनद्वीप द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष कर दिया गया? तो ये वर्ष आपका था 1973। कब किया गया? 1973। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लक्षद्वीप द्वीप समूह को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संगठित किया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया, और 1 नवंबर 1973 को तत्काल प्रभाव में ये आ गया। क्या आ गया? तत्काल प्रभाव में आ गया लक्षद्वीप। अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और लक्षद्वीप का किसी के साथ विलय हुआ है या नहीं विलय हुआ है ये भी आपको बताना है। चलिए अब आइए, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य वादन के लिए विख्यात हैं? कौन सा आपका यंत्र बजाते हैं, वाद्य सामान बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया? इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो बजाते हैं बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उसे कम से कम कितने वर्षों का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो उसको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय जिसे बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
चयनित व्यक्तियों के पास कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, चाहे वह एडवोकेट के पोस्ट पे हो या फिर जज के पोस्ट पे रहे हों। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ठीक है, तो कौन कौन से अंग हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्याय परिषद और अंतिम है सचिवालय। ठीक है, अच्छा अब जान लिए इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। साथ ही 24 अक्टूबर के दिन पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? पोलियो दिवस। भारत में रेलवे तंत्र का स्थापना कब हुआ? तो ये 1853 में हुआ। उसमें भारत में जो इसका श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को जाता है, जिन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के प्रयत्नों से महाराष्ट्र में मुंबई से थाने तक प्रथम रेल वर्ष 1883 ईस्वी में चलाई गई। डलहौजी के प्रयास से डाक टिकट का भी प्रचलन, साथ ही टेलीग्राम सेवा, जो कि प्रथम सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच 1853 में ही हुआ था। तो डलहौजी क्या क्या किया? तो इसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। उसी के शासनकाल में डाक टिकट का भी प्रचलन किया गया, जो कि कराची से स्टार्ट हुआ था। साथ ही टेलीग्राम का जो प्रथम सेवा हुआ वो कलकत्ता से आगरा के लिए हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधे का आर्द्र पतन रोग जो होता है ये होता है फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टन्स के द्वारा। फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टन्स के द्वारा होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। पौधों में आर्द्र पतन रोग फाइटोफ्लोरा के अलावा पाइथियम से भी होता है, पर फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टम का प्रभाव काफी अधिक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदाता की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये जो किया गया है 61 यानी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में किया गया। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना स्मारक जो है अजंता की गुफा है। कौन सी है? अजंता की गुफा। इसका निर्माण यानी कि अजंता की गुफा का निर्माण 500 ईस्वी में उत्तर गुप्त काल में हुआ। इतिहासकारों की राय में यह प्रक्रिया दूसरी सदी ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी तक चली। ताजमहल जिसे बनाने का श्रेय शाहजहां को जाता है, जिसका शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी एवं शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में आगरा के कैद खाने में हो जाती है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है, जिसने दिल्ली सल्तनत के आगाज किया और 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इसे ही 2.5 दिन का झोपड़ा और लाखबख्श भी कहा जाता था। अब इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का जो शेष भाग है उसका निर्माण करवाया। अब आते हैं खजुराहो के मंदिर पर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य करवाया। अतः हम बोल सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम स्मारक इनमें से जो है वो है अजंता की गुफा। कौन है? अजंता की गुफा। इजरा कप किससे संबंधित है? तो ये पोलो से संबंधित है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटती है? तो ये जो घटती है आपका क्षोभ मंडल में घटती है। कहाँ? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली सतह है। जो वायुमंडल है इसका सबसे नीचे वाला जो सतह है उस क्षोभ मंडल कहलाता है, और सबसे ऊपर वाला जो सतह है वो वायुमंडल कहलाता है। ठीक है,
क्षोभ मंडल हो गया, फिर आयन मंडल, ये सब इसमें हो जाता है, समताप मंडल, ये सब मंडल इसमें आता है। ठीक है, तो सबसे नीचे का जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, कौन सा है? क्षोभ मंडल है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 11 किलोमीटर है। इस मंडल में आंधी, वर्षा तथा बादल जैसी गतिविधियां होती है। क्षोभ मंडल में ही आंधी, वर्षा तथा बादल जैसी गतिविधियां होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है आपका BS नायपाल है। कौन है? BS नायपाल इसके लेखक हैं, जिसका प्रकाशन 2004 ईस्वी में हुआ था। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका सफ़ेद लिली है। क्या है? सफ़ेद लिली इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो सिविल सेवा के बारे में कौन सा इसका गुण है वो बताना है। देखिए, तटस्थ एवं निष्पक्ष रहना एकदम सही है, ईमानदार रहता है, तटस्थ रहता है, किसी के पक्ष में नहीं रहता है, पक्षपात करना नहीं। अच्छा, उपयुक्त राजनीतिक कार्य का मतलब जो किसी भी अस्थायी लाभ से किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ संपर्क रख सकता है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उपयुक्त में सभी भी नहीं होगा, तो आपका जो इसका आंसर होगा तटस्थ एवं निष्पक्ष होना। ठीक है, जर्मनी में नाजी की वकालत किसने की थी? तो ये जो श्रेय जाता है आपका एडोल्फ हिटलर, जिसकी पुस्तक का नाम है मेन कैम्प, जो कि 2 भाग में आया था। पहला भाग 1925 ईस्वी में, दूसरा भाग 1926 ईस्वी में आया था। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कहाँ है? किगली। कहाँ इसकी राजधानी है? किगली इसकी राजधानी है, रवांडा की राजधानी। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा, अब आते हैं भारत में समुद्री गाय किसके किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आपको आंसर बताना है। ये जो आपका बायो क्षेत्र है आपका मन्नार की खाड़ी, कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। स्तनपायी समुद्र गाय यानी कि मन्नार की खाड़ी स्थित जैवमंडल रिजर्व में पाई जाती है। यह गाय हेलोड्यूड यूनिवर्सिटी नामक समुद्री घास ग्रहण करती है, जो क्रेसेडी और सिंगले द्वीप तथा मंडप समुद्र तट से कुछ दूरी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का भी प्रथम समुद्री जैवशाला है। क्या है? प्रथम समुद्री जैवशाला है मन्नार की खाड़ी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। पूंजीवाद के अंतर्गत क्या लिखा है? पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो एक किया है शुम्पीटर। क्या किया है? शुम्पीटर ने किया है, इसके बारे में लिखा है। तो इसके बारे में जान ले। सर्जक विनाश का प्रतिपादन शुम्पीटर ने 1942 ईस्वी में किया। कब किया? 1942 ईस्वी में किया, जिसमें इंसेशन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन मैकेनिज्म पर जोर दिया। इस विषय पर उसने कहा कि यह इसेंशियल फैक्ट अबाउट कैपिटलिज्म है। क्या है? इसेंशियल फैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस, 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस। मुंगेर की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो समुद्री पार्क किसे घोषित किया गया है? कच्छ की खाड़ी को। किससे? कच्छ की खाड़ी को 1980 ईस्वी में समुद्री पार्क घोषित किया गया। ये आपका पड़ता है, आपका क्या बोलते हैं, गुजरात में। जामनगर से 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पार्क का गठन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया। इसमें 2 मरीन सेंचुरी आरेख तथा सेंचुरी ओखा तथा जोडिया में है। क्या क्या है? एक सेंचुरी का नाम है आपका ओखा, दूसरा का है जोडिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो इसका बैरम खान, हाँ बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था। अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही सत्ता पर बैठ जाता है। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, दीन पनाह के पुस्तकालय से के सीढ़ी से गिरकर, तो अकबर गद्दी पे बैठ जाता है। तो उसके जो संरक्षक 13 साल की उम्र में थे, उनका नाम था बैरम खान। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, और ये लड़ाई हुई 1526 ईस्वी में। कब हुई? 1526 ईस्वी में हुई। गोवा के महत्वपूर्ण किलों में बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? तो ये शासक था हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1377 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक था। हरिहर द्वितीय ने बहमनी बरांगल की संयुक्त सेनाओं को सफलतापूर्वक परास्त किया और 1380 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के आधिपत्य वाले दो पश्चिम भागों बेलगाम और गोवा को छीन लिया। उसने बहमानियों से कोंकण का क्षेत्र भी छीन लिया और पश्चिम में दक्कन तट एवं उत्तर में चोल तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये दोनों क्षेत्र व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि बहुत ज़्यादा राजस्व देते थे, बहुत ज़्यादा राजस्व का वही स्रोत थे। गरीबी हटाओ का नारा कौन सा योजना के तहत शामिल किया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो योजना था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? उसका नाम था गरीबी हटाओ देश बचाओ। क्या था? गरीबी हटाओ देश बचाओ। जो प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ और स्वावलंबन की प्राप्ति के लिए डी धड़ द्वारा इस योजना का रूपरेखा तैयार किया गया। तो किसके द्वारा रूपरेखा तैयार किया गया? तो ये रूपरेखा तैयार करने का श्रेय जाता है डी धड़ को। किन्हें जाता है? डी धड़ को। चलिए, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी जो आपका सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा सेना दिवस? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस यानी कि मजदूर दिवस के सेंस में अगर रहा होगा तो 1 मई, ऐसे श्रम दिवस आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा। और मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी। ठीक है। पृथ्वी से, एक मिनट, सूर्य से पृथ्वी को उष्मा किस प्रकार प्राप्त होता है? कैसे उष्मा प्राप्त हो जाता है? तो इसके बारे में बताना है। तो ये उष्मा प्राप्त होता है आपतन विधि के द्वारा। किसके विधि द्वारा? आपतन विधि द्वारा। ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। सूर्य गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आतपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतपन कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था, लास्ट ईयर के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आतपन विधि के द्वारा। किसके विधि द्वारा? आतपन विधि के द्वारा। ठीक है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग कर उसे लोकप्रिय बनाया? तो ये किसका उपयोग किए? तो ये उपयोग जो किया गया है असमिया भाषा का। किसका? असमिया भाषा का उपयोग किया गया है। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अकबर को जाता है। किसे जाता है? अकबर को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट रूप से पढ़ा? तो ये 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसिप ने पढ़ा। कौन? जेम्स प्रिसिप ने पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सा अभिलक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? ये है कृषि की प्रमुखता है, जनसंख्या का दबाव भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है। तो क्या है इसमें? भारी उद्योग एवं मजदूरी के माल में संतुलन। आपका जो आंसर इसका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? भारी उद्योग एवं मजदूरी के माल में संतुलन।
पीस इंडिया एक्ट यानी कि कब आया था? 1784 ईस्वी में पीस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। और 1700 रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। यस, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1774 में सेटलमेंट एक्ट ये शायद आया था। तो पीस इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बोर्ड की स्थापना की गई? तो ये बोर्ड का आपका नाम है नियंत्रण बोर्ड। क्या नाम है इसका? नियंत्रण बोर्ड। तो देख लीजिए इसके बारे में। पीस इंडिया एक्ट 1784 द्वारा लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन किया गया। इससे सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना इसके द्वारा की गई। नियंत्रण बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में इसको निरीक्षित, निर्देशित एवं नियंत्रित संबंधी विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये भारत के ऊपर विशेषाधिकार से प्राप्त था कि किस प्रकार से नियंत्रित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आइए। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका है 2 अक्टूबर। कौन सा दिन है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो आपका क्या था, यूनाइटेड नेशन ने क्या था, कौन क्या था मनाना? 2007 में यूनाइटेड नेशन ने किया था। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ? तो कहीं पे इसका प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में कहीं इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के 1 में कहा गया है क्या? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, संघीय नहीं, संघ है। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया। कौन शब्द का प्रयोग किया? संघ शब्द का। निम्नलिखित में से विषम इकाइयों को आपको चुनना है। कौन सा विषम इकाई है? तो देखिए इसमें से कैस्पियन सी, काला सागर और आपका मृत सागर जो है झील है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका लाल सागर हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? लाल सागर। ये जो है इन लोगों से भिन्न है। हमेशा याद रखना है इसको। कैस्पियन सागर, मृत सागर और काला सागर जो आपका है एक झील है। क्या है? एक झील है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो इसका जवाब आपको देना है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो आती है मजदूरी संघ आती है। क्या आती है? मजदूरी संघ आती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में अवस्थित नहीं है? तो राजस्थान में जो अवस्थित नहीं है आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ अवस्थित है आपका? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये आपका ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में शिक्षा संस्थान है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आंदोलन की पहली लड़ाई के शताब्दी वर्ष में 17 अगस्त 1957 को एक विद्यालय के तौर पर की गई। यह संस्था ग्वालियर में स्थित है। वर्ष 1995 में इस संस्था को विश्वविद्यालय के समकक्ष घोषित किया गया। कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल विधेय से संबंधित है? तो इसका जवाब आपको तुरंत देना है। ये आपका 52वां संशोधन है। कौन है? 52वां संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसमें क्या 1985 ईस्वी में ये आया था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सभा में सीटों की बंटवारा करती? तो चौथी अनुसूची। कौन करती है? चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के संबंधित है आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक का सिद्धांत है जो किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है? तो ये जो कहने का श्रेय जाता है किन्हें जाता है? केटी शाह को। किसे जाता है? केटी शाह को जाता है ये श्रेय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पंच
पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन है? बलवंत राय मेहता कमेटी जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 47 है। कौन सा क्वेश्चन है? 47। इसमें क्या है? अमुक्त अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? तो ये रचना है कृष्णदेव राय की। अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? कच्चे माल पर जो आश्रित उद्योग है उसका नाम है चीनी उद्योग। बिना गन्ना के तो काम नहीं होगा, चीनी उद्योग। अच्छा, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहित कौन होता है? जो पूर्ण स्पर्धा होता है इसमें जो कीमत ग्रहित होता है वो कौन होता है? फॉर्म। कौन होता है? फॉर्म जो होता है आपका कीमत का ग्रहिता होता है। यानी कि पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत यदि किसी बाजार में कोई विक्रेता प्रचलित मूल्य से थोड़ा अधिक मूल्य मांगता है तो ग्राहक उसकी वस्तु नहीं खरीदेगा। मान लीजिए 10 रुपया किसी सामान का दाम है और आपसे 11 रुपया मांग लेगा तो आप जाहिर से बोलेगा कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे, हम दूसरा दुकान चले जाएंगे। इसके विपरीत यदि वह प्रचलित मूल्यों में थोड़ा कम मूल्य मांगे तो क्रेता उससे वस्तु जरूर खरीदेगा। यानी कि अगर 10 रुपया का सामान है तो आपको बोलेगा हम 8 रुपया में देंगे, तो आप जाहिर सी बात है उससे सामान खरीदिएगा। पूर्ण स्पर्धा में यह व्यक्तिगत फर्म उत्पादन तथा विक्रेता के वस्तु के मांग पूर्णतः लोचदार होता है। फर्म निर्धारित करने वाली नहीं होती है बल्कि वह मूल्य ग्रहण करने वाली होती है। जो फर्म होता है वो कीमत का निर्धारण नहीं करता है बल्कि वह मूल्य का ग्रहण करता है। क्या करता है? मूल्य ग्रहण करता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए इस सेट का, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है ये आपका दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। कौन है? दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो देखिए ओपेक जो है इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है? पेट्रोलियम क्या है आपका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1960 ईस्वी को हुई थी। इसके सदस्य देश अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर है। जो इक्वाडोर इस बार बाहर हो गया, इक्वाडोर को कंसिडर नहीं करना है। तो क्या क्या हो गया? अल्जीरिया, अंगोला, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला। तो इसमें से आपका इक्वाडोर और कतर जो है इससे बाहर हो गया है। साथ ही इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। कहाँ है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का मेंबर नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है उस पर भी हम आ जाते हैं। देखिए पहला क्या है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो एक क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? इसका नाम जो है आइसोटोप्स है। यानी कि आइसोटोप्स हम किसको बोलेंगे? समस्थानिक। किसको बोलेंगे? समस्थानिक को हम लोग आइसोटोप्स बोलेंगे। तो देखिए ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण के लिए है C12, C13, C14। यहाँ पर जो है आपका कार्बन तत्व की संख्या जो हो रहा है 12, 13 और 14, 3 आइसोटोप्स है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन है। इस प्रकार आइसोटोप्स के न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी, यानी कि 6, 7, 8 होगा। कितना होगा? 6, 7, 8। अगर एटॉमिक मास जानना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो होता है दोनों को ऐड कर देंगे तो वही उसका मास निकल जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रसित होते हैं? तो ये आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम वाले लोग किससे ग्रसित होते हैं। इसमें देखिए अल्जाइमर है, क्या नाम इसका है आपका 52 का?
52 का जो आपका इसका आपका आंसर हो जाएगा, किससे ग्रहित होते हैं ना, तो ये आपका हो जाते हैं हन हन हंटिंगटन रोग से। किससे हो जाते हैं? हंटिंगटन रोग से ये ग्रहित हो जाते हैं। देखिए, हंटिंगटन रोग एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स ब्रेन कोऑर्डिनेट धीरे धीरे घटता है, जिसके चलते चाल भी अस्वाभाविक होने लगती है। अल्जाइमर रोग के मुख्य समस्या विस्मृत हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किशोरावस्था वाले मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? कितना रक्तचाप होता है? तो इसका आपको आंसर बताना है। कितना रक्तचाप होता है बताइए? तो 80/120 mmHg। ठीक है, बैटरी का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो बैटरी का जो ये आविष्कार किए थे वो वोल्टा किए थे। क्या, कौन किए थे? वोल्टा बैटरी का आविष्कार किए थे। अच्छा, इसके अलावा उन्हें मीथेन का खोजकर्ता भी माना जाता है। क्या, वोल्टा को किसे खोजकर्ता माना जाता है? मीथेन का खोजकर्ता भी माना जाता है। अब आइए 55 में। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुत दर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा रूप को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कैश। क्या बोला जाता है? कैश बोला जाता है। कैश मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी जो है इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं? सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम है, जिसे कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर रेगुलर रैम को एक्सेस करने की तुलना में अधिक तेजी से एक्सेस करता है। ठीक है, चलिए अब आइए थोड़ा फटाफट आंसर पर आ जाते हैं। चलिए, कस्टर्ड पाउडर में किसका उपयोग किया जाता है? तो कस्टर्ड पाउडर में जो उपयोग किया जाता है आपका मक्का का उपयोग किया जाता है। LHC मशीन का पूरा नाम क्या है? LHC मशीन का पूरा नाम है लॉर्ड हेड्रॉन कोलिडर। क्या है? लॉर्ड हेड्रॉन कोलिडर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति के प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया? जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया है? तो ये सिद्ध किया गया है मिलर जी के द्वारा। मिल्क मारिज्का से बनने वाली घटना किस कारण से होती है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा इसका उपयोग भी ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका उपयोग होता है, जहाँ से नेट का आना जाना होता है यानी कि ट्रांसफर करते हैं। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन होता है? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा प्रवैग्निक किरण, जिसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है रेड कलर का होता है। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। साबुन कपड़ों को बेहतर तरीक़ा से साफ करता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। क्या करता है? घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। हेमिकॉर्डाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो हेमिकॉर्डाटा में जो उत्सर्जन क्रिया होता है वह कोशिका गुच्छा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोशिका गुच्छा के द्वारा होता है। किस रोग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, यानी कि किस रोग को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो उन्मूलन किसका कर दिया गया है? चेचक का। किसका कर दिया है? चेचक। पहले बड़ा बड़ा चेचक होता था, जैसे ओमपुरी का देखिए चेहरा में क्या है? चेचक हुआ था, तो अभी तक उसमें दाग है। इस तरह का चीज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो वायु को जो संतृप्त माना जाता है जब इसमें जल वाष्प एवं अंश की मात्रा अधिकतम हो। जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो तो उसे बोलेंगे कि आपका वायु जो है संतृप्त है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। और विटामिन डी की कमी से आपका रिटेक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में आइए। अयस्क के ताप
उपचार के प्रयोग में जिसमें गलना पकना शामिल है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं पायरोमेटालर्जी। क्या बोलते हैं? पायरोमेटालर्जी बोलते हैं। ठीक है, देखिए चलिए पायरोमेटालर्जी। अब क्या है अब क्वेश्चन, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा तो काम आपसे हम करवाएंगे ना। अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए। अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में कारण बताइए, ताकि उसको हम नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव कर सकें। वीडियो अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। देश जितना अधिक पढ़ेगा उतना अधिक आगे बढ़ेगा, तो सभी पढ़ेगा सभी आगे बढ़ेगा, इसलिए वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप अभी तक YouTube पर एविडेंट क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको सबसे पहले एविडेंट क्लास को सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।